की बद्दुआ। मेरा नाम आदिल अहमद है। मैं अपने घर में अपनी पत्नी जोया के साथ रहता हूँ। हमारे घर में मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन भी रहती है। मैंने अपनी मर्जी से जोया से शादी की, लेकिन मेरे घर वाले जोया को पसंद नहीं करते थे। पहले तो वो इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मजबूरन मान गए। हालांकि जब हालात दिन ब दिन और कठिन होते जा रहे हैं, मेरी माँ और मेरी बहन लगातार मुझ पर दबाव डालती थी कि मैं जोया से तलाक ले लूं। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा दिल कहता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब मैं मुझे तलाक के लिए कहती, मेरा मन भर आता। आज भी ऑफिस से लौटते ही मेरी माँ ने मुझसे फिर से दबाव देना शुरू कर दिया। मैं थकान और तनाव से परेशान था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, माँ, आप जोया के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वह तो शांत अपने काम में लगी रहती है। माँ ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे ही फटकारा। उनका कहना था कि जोया दिन भर कुछ काम नहीं करती। मैं जानता था कि वह सचमुच शांत रहती है, लेकिन घर के काम में मदद तो नहीं करती। मैंने अपनी बातों से उनकी नाराजगी को झेलते हुए अपनी जगह बनाई और कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचने पर मुझे जोया नहीं मिली। मैंने पूरे घर में आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नीचे आया तो देखा कि जोया रसोई में खाना बना रही थी, पसीने में भीगी हुई, पुराने कपड़ों में। मुझे हैरानी हुई। अभी तो माँ कह रही थी कि वह कोई काम नहीं करती। मैं उसके पास गया और रसोई में बैठ गया और अपने काम में इतनी मशगूल थी, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अचानक कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए वो गिर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन होश नहीं था। मैं बार बार पूछता रहा, जोया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें क्या हुआ? पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं चिल्लाने लगा और माँ के लिए मदद के लिए आवाज दी, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। माँ अपने कमरे में चली गई थी और बहन थी। मैंने हिम्मत करके जोया को बाहों में उठाया और बाहर लाया। वहीं पर माँ चाय पी रही थी। मुझे गुस्सा आया कि आखिर उन्हें मेरी पत्नी से क्या दुश्मनी है। मैंने उसे सोफे पे लेटाया, तुरंत अपने दोस्त को फोन किया जो डॉक्टर था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। अब मेरा दिमाग सुन्न हो गया। जोया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। 10 मिनट में एम्बुलेंस हमारे आंगन में खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके जोया को उठाया, एम्बुलेंस में बैठा लिया। हमारे गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, इसलिए हमें शहर जाना पड़ा। लगभग 1 घंटे के बाद हम शहर के अस्पताल पहुंचे। जोया अभी बेहोश थी। मैं उसके पास बैठा, उसकी हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका दर्द मेरा भी दर्द बन चुका था। हर पल मेरी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि मेरा दिल तो उसके साथ ही धड़कता था। उसकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर जोया को क्या हुआ है। तुरंत ही जोया को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। मैं बरामदे में नम आंखों के साथ अब उसकी सेहतमंदी की दुआ कर रहा था, मगर अभी तक कोई मुझे खबर नहीं मिली कि जोया ठीक है या नहीं। लगभग 1 घंटे के बाद एक डॉक्टर साहब बाहर आए। मुझसे कहने लगे कि आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे तो मियादी बुखार है और लगता है आपने कोई इलाज नहीं करवाया। यह तो एक ऐसा घातक बुखार होता है जिसमें पूरा बिस्तर आराम करना होता है। मगर मुझे लगता है कि आपकी पत्नी सारा दिन घर में काम करती रही। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई तो मैं चौंक गया, क्योंकि जोया ने मुझसे कभी भी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था और यह मेरी ही गलती थी कि मैंने भी उसकी खबर या तबीयत महसूस नहीं की। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि वो अभी एक दिन जोया को अस्पताल में ही रखेंगे, क्योंकि उसकी हालत अभी संभली नहीं है। जब मुझे जोया के पास अस्पताल में ही रुकना था, मगर यहाँ मेरे पास रहने का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने घर फोन किया। फोन मेरी बहन ने उठाया था। मैंने उन्हें जोया की हालत के बारे में बताया। उनसे कहा कि मेरे लिए खाना अस्पताल में ले आए और जोया के लिए परहेज वाला खाना बनाकर ले आए, लेकिन हमें अस्पताल में ही रुकना था। मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आखिर मैं तो हर समय अपनी बहन के सारे काम करता था, तो फिर आज वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है।
सारी रात मैं वही बेंच पर ठंड में कांपता रहा, मगर मेरे घर में से कोई नहीं आया, ना कंबल ना खाना लेकर। वे तो मेरी पत्नी ही से इतना नफरत करते थे कि वो मुझे भूल चुके थे। जब सुबह हुई तो जोया की तबीयत अब बहुत कुछ संभल चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे वापस घर ले जा सकते हो। अब जोया को होश भी आ चुका था। यह सुनकर मैं जल्दी से उसके कमरे में गया। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। वह जोया नहीं थी जिससे मैंने कुछ महीने पहले शादी की थी, बल्कि यह तो वो बहुत कमजोर निढाल लड़की थी जो बिस्तर पर पड़ी बीमारी से जूझ रही थी। मेरी आंखों में आज से कुछ महीने पहले का एक सपना था, जब मैंने जोया को पहली बार देखा था अपने दोस्त की शादी में। जोया मेरे दोस्त की सहेली बीवी की सहेली थी, इसलिए वो भी शादी में आई थी। जब मैंने उसे देखा तो एक ही झलक में मैं उसका दीवाना हो गया। वह एक सुंदर और अच्छी लड़की थी, मगर आज जब मैंने उसे देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था। ये बिल्कुल ही वही जोया नहीं थी जिससे मैंने पहली बार देखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमने लगा। मेरी पत्नी मुझे दुनिया में सबसे प्यारी थी, और वह उस समय ऐसी बीमारी से गुजर रही थी जिससे मैं अनजान था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका बुखार अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यह कोई साधारण बुखार नहीं था, बल्कि इससे किसी भी इंसान की जान भी जा सकती है। मैंने जोया को उसकी तबीयत के बारे में पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब वह बस आंसू बहा रही थी। मैंने उससे कहा, जोया मुझे बताओ क्या क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम काम क्यों करती थी? मगर उसने कुछ भी नहीं बोला। वह जैसे उसके होठ सिल गए हों। फिर जब हिम्मत करके बोली, मुझे अपनी सुनने की शक्ति पर यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर मेरी माँ उसे रसोई में खाना बनाने के लिए ही भेज दिया करती थी। इसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि माँ के बारे में ये सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर वे एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। कुछ देर के अंदर ही जोया को लेकर घर पहुंचा। जब मैं घर आया, मेरी माँ बहन घर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि मेरे पापा अकेले टीवी देख रहे थे। मैंने उनसे माँ और बहन के बारे में पूछा तो कहने लगे, बेटा वो किसी पार्टी में गए हैं, सुबह आएंगी, अभी तक वापस नहीं आई। अब दोपहर होने वाली थी और मैं ये सुनकर अचरज में पड़ गया कि सुबह सुबह कौन सी पार्टी होती है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जोया को लेकर अपने कमरे में आ गया, क्योंकि उसे चलना भी नहीं जा रहा था। उसे पूरा आराम चाहिए था। मैंने उसे कमरे में लेटाकर बाहर आया और उसके लिए परहेज का खाना बनाया, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि वे ज्यादा मसालेदार खाना ना खाए। माँ और बहन तो घर पे मौजूद ही नहीं थे, इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ा। आज मैं दफ्तर भी नहीं गया था। बार बार दफ्तर से फोन आ रहा था, मगर मैंने 2 दिन के लिए छुट्टी ले ली। मैं रसोई में खड़ा जोया के लिए सूप बना रहा था। अचानक मेरी माँ वहां आई और कहने लगी, वाह बेटा, तुम तो पत्नी के नौकर ही बन गए हो। वो मुझ पर ताना कसते हुए हंस रही थी। मेरी बहन भी मौजूद थी। मैं तो उन दोनों पर गुस्सा करना चाहता था कि उन्होंने खराब तबीयत के बावजूद भी जोया को रसोई में खाना बनाने के लिए भेज दिया। मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो तो मुझ पर ही ताने कसने लगी। माँ, आप यह कैसे बात कर रही हो? एक तो मैं अस्पताल से थका आया हूँ और मेरे पास खाने भी नहीं भेजा था। आप सुबह से घर भी से गायब हैं। अगर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ बना लूंगा तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? वह मेरी पत्नी है, कोई दासी नहीं है। वह भी तो हर समय मेरा काम करती रहती है। अगर आज मैं उसके लिए कुछ बना दूंगा तो मेरा कोई सम्मान को ठेस नहीं लगेगी। मैंने दुख के साथ माँ से कहा, मगर उन्हें कोई बात ही में कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो बहन चुपचाप रसोई से बाहर निकल गई। उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई कि मैं कल थका हारा रसोई में खड़ा काम कर रहा था। उनसे तो यह भी नहीं हुआ कि मेरी जरा सी मदद भी कर दें। थोड़ी देर में मैंने सूप बना लिया और जोया को पिला भी दिया। वह दवा खाकर आराम कर रही थी तो मैं भी घर से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे भी कुछ दवाइयाँ जोया के लिए लेनी थी। दिन गुजरते गए। जोया की तबीयत अब कुछ संभल चुकी थी। वह फिर से काम करने लगी और मैं भी दफ्तर जाने लगा। एक
मुझे माँ परेशान करती ही कि जोया को तलाक दे दो वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मगर मैं किसी की हालत में जोया को तलाक नहीं देना चाहता था। वह मेरे मन में इतनी करीब थी जितनी मेरी माँ भी नहीं थी, क्योंकि मैं देख चुका था कि बुरे समय में मेरी माँ मेरी कोई मदद नहीं करेगी। मैं सारा दिन दफ्तर में गुजारता, जब शाम को घर आता तो जोया थकान की वजह से टूटी फूटी सी बिस्तर पर लेटी होती। अब तो हमारे बीच कोई बातचीत भी नहीं होती थी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि वह हर काम करके थक जाती थी। अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि जोया का लगभग 3 महीने का इलाज जारी रखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके तबीयत पूरी तरह ठीक होगी। डॉक्टर ने काम करने से भी सख्ती मना किया था, मगर मेरे घर में तो जोया के अलावा कोई काम ही नहीं करता था। आज जब मैं दफ्तर से वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी माँ और बहन फिर कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी हैं, मगर जोया घर की सफाई कर रही है। मैंने जोया से पूछा कि तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही हो, तो वह चुप रही क्योंकि मेरी माँ भी वहीं पर मौजूद थी। मगर अगर वह मेरी माँ के खिलाफ कुछ कहती तो वह फिर से गुस्सा करने लगती, इसलिए वह बेचारी चुप रही। मेरी माँ और बहन वहां से चली गई। फिर मैंने जोया से पूछा, आखिर तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? तो उसने कहा कि मैंने माँ से कहा था कि मैं भी उनके साथ चलूंगी, क्योंकि कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकली। मगर उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैं घर का काम करूं। जब वह घर वापस आएंगी तो उन्हें खाना भी तैयार चाहिए, इसलिए मैं ही घर पर रुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे घर में क्या हो रहा है। एक तरफ मेरी माँ बहन मुझसे जोया की बुराइयां करती हैं, तो दूसरी तरफ जोया मुझे माँ और बहन के बारे में ऐसी बातें बताती हैं कि मेरा मन मानने को तैयार नहीं होता। मैं दफ्तर से थका हुआ आया था, इसलिए अपने कमरे में चला गया। जोया बेचारी काम करती रही। आज मैं दफ्तर से जल्दी लौट आया था क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आते ही मैंने अपने कमरे में सो गया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जोया कब तक काम करती रही और कब आकर मेरे पास सोई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वह थकी हारी सी मेरे साथ ही बिस्तर पर सो रही थी। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लगता था। मैंने ध्यान से देखा तो वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, और यह सब मेरी वजह से ही हुआ था, क्योंकि जब वह अपने माता पिता के घर रहती थी तो वो बहुत सुंदर थी। अब वह दिन पर दिन उसकी खूब सुंदरता कम होती जा रही थी। यहाँ सब इतना अधिक काम करने की वजह से था। हमारा घराना बहुत अमीर नहीं था, मगर जोया एक खाते पीते घराने से थी। उसके माता पिता तो इस विवाह से राजी भी नहीं थे, क्योंकि वो अधिक नहीं कमाता। अगर जोया मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए ही उसने अपने माता पिता के खिलाफ में जाकर मुझसे शादी की थी, मगर मैं उसे खुशियां नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? जोया बिल्कुल ही उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि वह तो आपकी बहुत इज्जत करती है। और आप कह रही हैं उसने आपको गालियां दी हैं? मैं हरगिज भी ये बात नहीं मान सकता। आज जब मैं माँ के कमरे में आया तो फिर से शिकायतें लेकर बैठ गई। बेटा, जोया हमें गालियां दी। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस इतना ही हुआ कि मैंने जोया से पानी मांगा तो गुस्से में मुझे गालियां देने लगी और कहने लगी, क्या क्या तुम्हारी टांगे टूट गई हैं? खुद जाकर रसोई में पानी ले लो। बस यही बात हुई हमारे बीच। बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुमसे पहले ही कहती आई हूँ कि तुम्हारी पत्नी कोई अच्छी औरत नहीं है, मगर तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। माँ ये कहकर मुंह दूसरी तरफ फेर के बैठ गई। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी, माँ सच कह रही है। मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, मगर अब तक उसकी शादी नहीं होती। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब घर में ही रहती थी। मैंने एक दो बार अपने जाने वालों से उसके रिश्ते की बात की, वह लोग भी मान गए, मगर मेरी बहन नहीं मानती थी। वह कहती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो मैं चुप हो जाता। और मुझसे बड़ी थी, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। माँ और बहन की बातें सुनकर मैं कमरे से बाहर निकला आया, मगर मैंने जोया से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं उसे कुछ कहता तो उसका दिल टूट जाता। मैंने चुप्पी साध ली। मैं माँ की क्या बात सुनता? मुझे तो जोया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दिन ब दिन थकी और कमजोर होती जा रही थी। मैंने एक दो बार उससे पूछा कि सही, मगर
उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर से जोया से लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि जोया का बुखार कम होने की वजह से बढ़ता और जा रहा है, मुझे उसे दूसरे शहर जाकर दिखाना होगा। मगर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उसे किसी दूसरे शहर इलाज के लिए ले जाऊं। इसलिए मायूस होकर घर गया। रास्ते में जोया मुझसे कहती आई थी, आप परेशान न हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं आप अपने एक दोस्त से उधार लेकर तुम्हें दूसरे शहर ले जाऊंगा, तो वह मुझे मना करने लगी। आप मेरी वजह से उधार मत लेना, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे उस पर बड़ा दया आई। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है। एक तरफ मेरी माँ मुझे जोया के बारे में इतना सब बताती है और दूसरी तरफ जोया जोया ये सब से बिल्कुल दिखावा नहीं करती। वह ऐसी ही कोई हरकत ही नहीं कर सकती। अब मैं पागल होने वाला था। एक तरफ अब जोया का प्यार था, दूसरी तरफ माँ की इज्जत। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी बात मान सुनूं, किसकी नहीं। जोया की बात पर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही उधार लेने की बात पर बैठा था, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मेरी तरह तंगी की चक्की में पिस रहे थे। मैं सारा दिन दफ्तर में काम करता, मगर मेरी तनख्वाह इतनी अधिक नहीं थी कि मैं अपने घर भी चला सकूं, उसमें कुछ बचा कर भी रखूं। सारे पैसे तो घर के खर्चे में ही लग जाते, तो मैं कठिन समय के लिए कहां से बचा सकता। थोड़ी देर में ही हम घर पहुंच गए। मेरा परिवार बैठा रात का खाना खा रहा था। हमें देखकर पापा कहने लगे, आओ तुम भी को खाना खा लो। मैं पापा की बात जोया को लेकर वहीं पहुंचा, मगर मैं हैरान था कि मेरी माँ और बहन जोया से उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। जोया भी चुप बैठी रही। मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि मुझे मेरी माँ की कॉल आई। वह कह रही थी कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी बहन भी घर पर नहीं है। और मैंने जोया से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो उसने मुझे 100 बातें सुनाई। मुझसे मुझे बहुत दुख हुआ। बेटा, अगर तुम्हारे पास समय है तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत अब बहुत बिगड़ रही है। माँ की बात सुनकर मैं चकित रह गया। आखिर जोया मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने माँ से कहा, मैं कुछ देर में घर में आ रहा हूँ, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मुझे जोया पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सामना तो वह बड़ी अच्छी बनती है, तो फिर आज मेरी माँ के साथ ये सब क्यों कर रही है। अगर ये मेरी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती तो क्या हो जाता। मैं जल्दी जल्दी दफ्तर का काम खत्म करने जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद मैं छुट्टी लेने के बाद उससे दूसरे को थमा दिया। और तुम्हें समय से पहले छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि आज दफ्तर में बहुत अधिक काम था। उसकी बात सुनकर मेरा मन भर आया। उधर मेरी माँ बीमारी से जूझ रही थी और मैं यहाँ पर बैठा काम कर रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं जल्दी जल्दी वहाँ काम भी खत्म करने लगा, मगर वह काम इतना अधिक था कि मुझे शाम हो गई। और जब दफ्तर की छुट्टी हुई थी हो रही उसका समय भी हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहने लगी कि बेटा, मुझे जरा चक्कर आ गया था, मगर अब मैं ठीक हूँ। तो मैं खुश हो गया। मगर मैं जोया से पूछना चाहता था कि आखिर उसने मेरी माँ के साथ ये सब कैसे किया। मैं कमरे में गया तो वहाँ अलमारी ठीक कर रही थी। तुझे जरा लाज नहीं आती। मेरी माँ को यूं बीमारी में छोड़कर तुम कहाँ पर खड़ी हो। अगर तुम्हें उन्हें अस्पताल ले जाती तो वह इतनी दुख से नहीं गुजरती। शुक्र है कि आप तो उनकी तबीयत अपने आप ही संभल चुकी है। मैं आते ही उस पर चिल्लाने लगा, मगर मेरा ये रूप देखकर वह घबरा गई और कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और आंसू से माँ मुझसे सासू माँ ने सासू माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो सारा दिन घर का काम करती रही। वह भी आराम से बैठी टीवी देखती रही। उसकी तो तबीयत ही बिगड़ी नहीं थी। जोया की बात सुनकर मेरा मन करता कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि एक तरफ माँ कहती है कि जोया उन्हें अस्पताल लेके जाने में मना किया, दूसरी तरफ जोया कहती है कि माँ की तबीयत बिगड़ी ही नहीं थी। जल्दी से दफ्तर का बैग वहीं पर पटक कर घर से बाहर निकल आया। अब मैं घर में ना रह सकता था। मेरा घर तो कोई अखाड़ा बन चुका था, जहाँ हर समय झगड़े होते रहते। अपने दोस्तों की दुकान पर आ गया। वहाँ
नान चना की दुकान का काम करता था। उसी के साथ बैठकर ही मैंने खाना खाया, क्योंकि घर में तो मुझसे किसी के खाने का ही ना पूछा था। और मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। वह हैरान था कि आखिर सच क्या है। अगर मुझसे उनसे मुझे कुछ कहना है, अपने घर का नजर रखो, देखो कि गलती किसकी है, झूठ कौन बोल रहा है। उसकी बात मेरी समझ में आ चुकी थी, मगर मैं ये ना कर सकता था, क्योंकि मैं तो सारा दिन दफ्तर में रहता था। जब लौट आता था तो कोई मुझसे शिकायतें करने लगता। मगर मैंने भी ठान ली थी कि अब कोशिश करूंगा और अपने घर पर नजर रखूंगा, क्योंकि अब मुझे यह हालात और सहन नहीं होते। मैं रात देर तक अपने दोस्त के पास ही बैठकर, मेरा तो मन ही ना करता था कि मैं घर जाऊं, मगर मुझे घर तो जाना ही था। आखिर कब तक मैं बाहर रहता। अब रात के 11 बज चुके थे। मैं घर आ गया। सारे घर में सन्नाटा था, सब सो चुके थे। मैं भी चुपचाप आकर सो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जोया अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मेरे कपड़े भी उसने इस्त्री करके रख दिए थे। खुद शायद नाश्ता बनाने के लिए जा चुकी थी। ये देखकर तो मैं फिर से सोचने लगा कि जोया एक अच्छी लड़की है। वह बिल्कुल भी मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब वह मेरा इतना ध्यान रखती है तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं तैयार होकर नाश्ता करने नीचे उठ पहुंचा तो जोया नाश्ता बना चुकी थी। सभी बैठे नाश्ता कर रहे थे। किसी ने कोई भी बात नहीं की और चुपचाप नाश्ता करते रहे। मैं भी नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल गया। सारा दिन बड़ी व्यस्त में गुजरा, क्योंकि आज भी दफ्तर बहुत अधिक काम था। दरअसल हमारे दफ्तर में एक नई परियोजना शुरू हो चुकी थी और उसी के सिलसिले में ही हर कोई काम में व्यस्त था। सारा दिन मैं गधों की तरह काम करता रहा और जब घर लौटा तो एक झगड़ा फिर मेरा इंतजार कर रहा था। बहन और जोया आपस में बहस कर रही थी। न जाने वह किस बात पर इतना लड़ रही थी। मुझे देखकर बहन कहने लगी कि भैया देखो, अपनी पत्नी को मुझ पर दोष लगाती है कि मैंने उसके कमरे में इत्र उठाया है। मैंने वो इत्र देखा ही नहीं। तो कहते कहते बहन रोने भी लगी। मुझे जोया पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर वो मेरी बहन पर ऐसा दोष क्यों लगा रही है। वह भी तो हमारे घर का ही सदस्य है, तो अपने घर में चोरी क्यों करेगी। जब मैंने जोया से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि मैंने खुद देखा है कि बहन हमारे कमरे में इत्र उठाकर जा रही थी, और जब मैंने उनसे वापस मांगा तो ये मुकर गई। जोया की ये बात सुनकर मेरा दम घुटने लगा। मेरा मन किया कि मैं फिर से वापस दफ्तर चला जाऊं, वहीं पर चैन से बैठ सकता हूं। जब भी घर आता हूं तो मेरा जीना ही दुर्भर हो जाता है। मैंने किसी से कुछ न कहा, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मैंने खाना भी नहीं खाया और सो गया। बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ अच्छा नहीं करती। तुम्हारे पापा को भी गालियां देती है, मुझे भी अपमानित करती है। मैं कहती हूँ तुम उसे तलाक दे दो। एक बार फिर तो तुम्हारा विवाह कराऊंगी और इस बार चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी तुम्हारे लिए। माँ की बातें मेरे सिर से ऊपर गुजर रही थी। जोया ऐसे कैसे कर सकती है, मेरे पापा को गालियां कैसे दे सकती है। मुझे जोया पर बड़ा क्रोध आया। मैं तुरंत अपने कमरे से आया और जोया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को गाली देने की, मेरी माँ को अपमानित करने की। जब मेरी माँ मुझसे कह रही है कि मैं तुझे तलाक दे दूं तो तुमने अपनी आदत ना बदली तो मैं उनकी बात मान लूंगा। ये कहकर मैं कमरे में निकल आया। आंगन में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, उसे सारी बात बताई तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने घर में कैमरा लगा लूं। इस तरह दफ्तर में होते भी मैं अपने घर पर नजर रख सकूंगा। मगर मैंने उसकी बात ना मानी और कहा कि कोई अपने घर में कैमरे लगवाता है या कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मैंने अपने दोस्त को टाल दिया। वह कहने लगा, मैं तो बस तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम्हारी मर्जी। उसकी वास्तव में मुझे पसंद ना आई थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। हर रोज घर में कोई ना कोई तमाशा लगा रहता। माँ अलग मुझसे नाराज थी, जोया अलग कहती थी उसकी बात नहीं सुनता। जोया कहती कि मैं अब उससे प्यार नहीं करता। तो चक्की में दो पटों में पिस गया था। मगर मैं देख सकता था कि मेरी बहन अब घर वालों में अलग थलग रहने लगी। अक्सर ही उसके कमरे में आवाजें आती रहती। ऐसा मालूम होता कि वे किसी से फोन पर बात कर रही है। एक दो बार मैंने उससे पूछा, वह कहने लगी
ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मगर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। मैं इतना भी मूर्ख नहीं था कि ना समझ सकूं कि वो घर वालों से दूर भागती है, आए दिन अपनी सहेलियों को कहकर घर से निकलती है। मगर यह रहस्य भी मुझे अब खोलना था कि मेरी बड़ी बहन उस पर मारपीट भी ना कर सकता था, इसलिए चुप्पी साध ली। एक बार मैंने माँ से भी इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी, नहीं, जहर ये जहर तेरे पत्नी ने तेरे दिमाग में बात घोल रखी है। अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी बहन पर शक कर रहे हो। माँ तो फिर से जोया की बात लेकर बैठ गई। जोया ने मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने अपनी माँ से भी कहा कि जोया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी महसूस किया है, मगर माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। कहती रही, जरूर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें भड़काया है, इसलिए तुम अपनी बहन के खिलाफ हो रहे हो। काफी देर तक माँ के बहस करते ही रही। उसके कमरे के बाहर निकला आया, क्योंकि वास्तव में जोया इस बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। अगर जानती भी तो वो मुझसे तो कोई जिक्र कर किया ही नहीं था। आज भी मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि जोया को तलाक दे दूं, मगर मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। जोया को तलाक देने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वह जैसी भी थी मेरी पत्नी थी। अभी तक तो मैं उसके खिलाफ तो कोई भी परिणाम हासिल ही नहीं कर पाया, जिससे ये साबित हो गई वो मेरे माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। एक बार फिर से मैं अपने दोस्त की दुकान पर मौजूद था। वह भी मेरी रोज रोज की परेशानी से तंग आ गया था। एक बार फिर उसने मुझसे कहा कि तुम ना यही सलाह मांगनो कि तुम अपने घर में कैमरे लगवा लो। अगर ज्यादा दिनों के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए लगवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किसका भ्रम हो रहा है। एक बार उसकी बात पर भी चुप हो गया, क्योंकि मैं कैमरे लगवाने के बारे में सोचने लगा, मगर मेरे पास तो कैमरे लगवाने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि उसके घर पर एक पुराना कैमरा रखा हुआ है, आप उसे लगवा लो। मगर मैंने उससे कहा कि एक कैमरे से क्या होगा। तो वो कहने लगा, कमरे में ना सही, तुम बाहर लगवा लो। हो सकता है सारा दिन जब अपने कमरों में नहीं रहते। तो मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि वह सच ही कह रहा था। क्योंकि सारा दिन तो कोई भी कमरे में नहीं रहता, बल्कि हमारे घर में तो सिर्फ सोने के लिए ही कमरे में जाते हैं। इसके अलावा तो सब बैठक में बैठकर टीवी वगैरह देख सकते हैं। हमारे कमरे के सामने एक छोटा सा टीवी बैठक में लगा हुआ था, और उसके साथ ही रसोई भी बनी हुई थी। सोचा कि उधर ही कैमरा लगा दूं, मगर मैं किसी को भी इस कैमरे के बारे में बताना नहीं चाहता था। जो भी देखूं बिल्कुल सच। अगर किसी को इस कैमरे के बारे में मालूम हो गया तो हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मुझे उस समय का इंतजार था जब घर पर कोई ना हो, मैं कैमरा लगा सकूं। वह दिन भी जल्दी आ गया, क्योंकि उस दिन जोया अपने मायके गई हुई थी और बहन और माँ बाजार गए हुए थे, और मेरे पिताजी ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठे रहते थे। उस दिन भी कमरे में सो रहे थे। मैंने देखा कि कैमरा टीवी लॉन्च के ऊपर बिल्कुल सामने लगा दिया। वह ऐसी जगह लगा था कि सारा टीवी लॉन्च के कैमरे में दिखाई दे रहा था। अब मुझे इंतजार था कि कब सच्चाई मेरी आंखों के सामने आएगी और मैं क्या सलाह दे सकूं कि मुझे क्या करना है। कैमरा लगा है लगभग 3 दिन हो चुके हैं। मैं हर रात ही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता, मगर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उसे पता नहीं चल सका कि आखिर गलती किसकी है। अब तो लगभग 1 सप्ताह हो चुका था, और हर रोज ही मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता, मगर किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता। 1-2 बार तो उसने बहस हो रही थी, मगर किसी ने भी ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे पता चले कि कौन दोषी है। अब जब मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, बहन का फोन आया, और मगर बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसकी कॉल नहीं उठा पाया, क्योंकि वह फिर से मुझे वो किसी काम के लिए भेज देती। एक बार फिर से मुझे प्रबंधक ने डांट लगाई कि कॉल बहुत उठाते हो, अपना फोन साइलेंट पे करो और काम करो। फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने फोन उठाया, तो फोन उठाने के बाद जो मुझे बात पता चली तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। तुरंत दफ्तर से निकल आया और घर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ सीढ़ियों के बिल्कुल पास गिरी हुई है और उसके सिर पर चोट लगी है। दर्द से कर्रा रही थी। मगर जब बहन ने मुझे बताया कि जोया ने माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, तो मेरा गुस्से आसमान की ऊंचाई पर छूने लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जोया मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकती है।
मेरी माँ होश में आई मगर दर्द से चिल्ला रही थी। जब मैंने उससे पूछा उसके साथ ये सब किसने किया तो उन्होंने कुछ ना बोला, बस एक उंगली जोया की तरफ कर दी, जिससे ये समझ में आ गया कि सब जोया ने किया है। अब ये बात पूरी हो चुकी थी कि जोया ही असली दोषी है। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि मैं जोया को तलाक दे दूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी उसे कैसे तलाक दे सकता हूँ। मैंने माँ से भी यही कहा कि तलाक के कागज बनवाऊंगा फिर उसे तलाक दे दूंगा, मगर मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैंने पहले ही ये सब इंतजाम कर रखा, क्योंकि मैं तो कब से तुम्हें ये कह रही हूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये तुम्हें धोखा दे रही है, मगर तुम मेरी बात नहीं मानते। मैंने तलाक के कागज पहले ही तैयार करवा रखे हैं। जोया दर्द से कर्रा भी रही थी और कह भी रही थी। यह सुनकर बहन जल्दी से माँ के कमरे के भीतर गई और तलाक के कागज लेकर आ गई। मेरा दिमाग फट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर अब मेरी आंखों के सामने था। उन्होंने मुझ पर जोर डाला कि मैं तलाक दूं, मगर जोया रोते हुए कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तलाक मत दो। वह मुझसे कह रही थी कि मैंने माँ को धक्का नहीं दिया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उस समय तो मैंने दिमाग पर गुस्सा सवार इतना था कि मैंने भी सामने पड़े कागजों पर साइन कर दिए और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में गया तो जा रहा था तो मैंने देखा कि बहन जोया को धक्का धकेल के घर से बाहर निकाल रही, मगर वो घर से ना निकल रही थी। कह रही थी कि मेरा कोई दोष ही नहीं है। उस समय वो बहुत गुस्से में आ रही थी, जिस तरह दिखावा कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। आज सारा सब सामने आ गया था। असली दोषी जोया ही थी। उसने मेरे घर वालों को परेशान कर रखा था। फिर वह रात के अंधेरे में ही घर से निकल गई और मैं अपने कमरे में आकर सो गया। मुझे तो यह विचार भी नहीं आया कि मैंने घर में कैमरा लगा रखा है और मुझे उसे देखना चाहिए कि असली सच क्या है, क्योंकि जब मैंने अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखी तो मैं सहन नहीं कर पाया। मैंने जोया को तलाक ही दे डाला, क्योंकि मैं अपनी माँ की आंखों से आंसू न देख सकता था। उसने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया था, तो मैं कैसे उसके साथ आगे की जिंदगी बिता सकता हूँ। अब भी मुझे ये विचार भी नहीं आया कि मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग जांच कर लूं। और फिर मैं सो गया। मेरी आंख मेरी बहन की चीख की वजह से खुली। वह सुबह का समय था और बहन के कमरे में से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं दौड़ता उसके कमरे में गया तो जमीन पर बैठी फूटी फूट रो रही थी। उसने उनसे पूछा कि बहन क्या हुआ, तो वह कहने लगी कि अमित मुझे तलाक दिया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस अमित की बात कर रही है। उसकी शादी तो हुई ही नहीं थी। माँ भी वहां आ चुकी थी। वो मेरी बहन से पूछने लगी कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रही थी और बात यही कही जा रही थी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तलाक दे दिया। अब उसमें मैं पूछता रहा कि वो किसकी बात कर रही है। उसे तो आज तक किसी का जिक्र ही नहीं किया कि उसने किसी हिचकिचियों के साथ बताया कि अब कब उसने एक कॉलेज के दोस्त के साथ संपर्क में थी और बहुत ज्यादा गरीब था। वे एक दूसरे को पसंद करते थे, उसे शादी करना चाहती थी, मगर बहन ने इसलिए हमें नहीं बताया क्योंकि वह समझ नहीं रही थी कि उसके गरीब लड़के से उनकी शादी कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि उसका जो पापा था लोगों के घरों में नौकरी करता था। और अब सुबह सवेरा ही यूसुफ ने बहन को तलाक के कागज भिजवा दिए थे। मैंने बहन से कहा कि मुझे यूसुफ की तस्वीर दिखाए, तो वह जल्दी से अपना मोबाइल लेकर आई। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मेरे होश उड़ गए। तो मेरा साला था, यानी जोया का बड़ा भाई, मगर आज तक वह हमारे घर नहीं आया था। इसलिए ही बहन उसे नहीं जानती थी, क्योंकि यूसुफ ज्यादातर बाहर के देशों में ही रहता था। कुछ समय पहले ही वह भारत आया था, शायद तभी बहन ने उससे शादी की होगी। बहन ने भी यही कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके दूसरे शहर नौकरी के लिए चली जाएगी, मगर मुझे ये सुनकर हैरानी हुई थी कि यूसुफ तो अपना बहुत बड़ा कारोबार चलाता। कुछ समय पहले ही उसने अपना कारोबार यहीं इंडिया में ही जमा लिया था, तो फिर वह इतना गरीब कैसे हो सकता है। अचानक मेरे मन में विचार आया कि मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देखूं। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे मरने के लिए काफी
मैंने देखा कि माँ सीढ़ियाँ उतर रही थी। जोया अपने कमरे से निकल कर नीचे आ रही थी। अचानक मेरी बहन के कमरे से बाहर आई और दोनों के पीछे पीछे चलने लगी, मगर वे ये नहीं जानती थी कि मेरी बहन उसके पीछे है। जब वे सीढ़ियों के बीच में पहुंची, बहन ने जोया को धक्का दे दिया। जोया सीधे मेरी माँ के पर गिर गई और माँ नीचे गिर गई। उसका सिर फूट गया। जोया को भी ज्यादा चोट नहीं लगी, शायद इसलिए ही वह केवल एक सीढ़ी से ही गिरी थी, लेकिन माँ लगभग 6-7 सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। बहन भागती हुई माँ की तरफ आई और कहने लगी, भाभी ने आपको धक्का दे दिया। लेकिन माँ दर्द से कराह रही थी और जोया को गालियां दे रही थी। जोया कह रही थी कि उसने जानबूझकर नहीं किया, शायद उसका पैर फिसल गया। मैंने ये वीडियो देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी मासूम बीवी को भी समझ नहीं आया कि यह सब मेरी बहन ने ही किया था। सच सामने आ गया था। मेरी बीवी कोई दोषी नहीं थी। असली दोषी मेरी बहन माँ ही थी, जो हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि जोया को तलाक दे दूं। मैंने अपना लैपटॉप उठाकर बहन के कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाई। बहन पसीने पसीने हो गई। माँ भी समझ गई कि जोया ने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बहन मुझसे माफी मांगने लगी और बोली, मुझे जोया पसंद नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि आप उसे तलाक दे दो। उस दिन मैंने पहली बार अपनी बहन पर हाथ उठाया। वह और जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरी जिंदगी ही लूट गई। मैंने कहा, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उसके साथ भी वही होता है। अभी तक यूसुफ का मामला नहीं सुलझा था। मैंने पता लगाया कि यूसुफ वास्तव में मेरी बहन के कॉलेज का दोस्त था। उसने अपनी गरीबी का झूठा बोला था ताकि मेरी बहन उसकी वफादारी साबित करे। फिर यह कारोबार के सिलसिले में विदेश गया। वापस आकर बहन के साथ छिपकर शादी कर ली। उसने जानबूझकर शादी छिपाई क्योंकि वह समझता था कि वह उसे नहीं मानेगा। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन आज सारी सच्चाई सामने थी। असली दोषी मेरी बहन और माँ ही थी। मैंने फिर जोया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कोई संबंध ही नहीं रखा। आज तक मैं अकेला जीवन जी रहा हूँ और उस समय को कोस रहा हूँ जब मैंने अपनी माँ और बहन की बातों में आकर अपनी पत्नी जोया को तलाक दे दिया। दिन के बाद मैंने अपनी बहन और माँ से कभी बात ही नहीं की। इज्जत मेरे दिल से अब तक खत्म हो चुकी थी। मैं चुपचाप दफ्तर से घर लौटता और अपने कमरे में चला जाता। जोया के भाई ने उसकी शादी उसकी हैसियत के अनुसार कर दी। उसके बच्चे हैं, वे अपने जीवन में खुश हैं, मगर माँ और बहन की बातों में नहीं आता तो आज मैं भी जोया के साथ हंसते खेलते जीवन बिता रहा होता। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने ये सीखा कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने दिल, अपने विश्वास और अपने जीवन का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समय पर एक बार चला जाए तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता। और जो भी फैसला लो तो सही लो, जो समय पर लिया जाएगा। दोस्तों, यही उम्मीद है यही कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो फिर इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना